में करहाते हुए रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने हिलने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि उसके हाथ पैर मोटी जूट की रस्सी से बंधे हुए थे। उसके पूरे शरीर में इस कदर दर्द हो रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हो। उसे काफी कमजोरी का भी एहसास हो रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस दर्द से उसका सर फटा जा रहा था। ना ही उसे पता चल रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है, और ना ही यह समझ आ रहा था कि वो है कहां। उसे बांधकर जहां रखा गया था उस चार दीवारी में रुद्र को घुटन सी हो रही थी। उसने सोचा, जहां तक मुझे याद है मैं अपने कमरे में पृथ्वी ग्रह के बारे में रिसर्च कर रहा था, जहां पर इंसानों के अलावा कुछ खतरनाक प्रजातियां भी रहती हैं, जिनके पास कुछ खास शक्तियां होती हैं। मैं उन प्रजातियों और उनकी शक्तियों के बारे में रिसर्च कर रहा था। ऐसे में वहां से यहां इस जगह कैसे पहुंचा मैं, और मुझे बांधकर क्यों रखा गया है? क्या मुझे कोई किडनैप करके यहां लाया है? तभी उसकी आंखों में एक हल्की पीली रोशनी चमकी। उसके पीछे दूर कहीं से पानी की बूंदें टपक रही थी, जो उसे और बेचैन कर रही थी। उसे दूर से किसी की बात करने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। लगता है वो मर गया। उसे सिर्फ किडनैप करना था। तुम्हें उसे इतना मारने की जरूरत क्या थी? अनीता, तुम्हारे तरीके भी ना बहुत खतरनाक होते हैं। तो अनीता ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हें भी पता है शालिनी कि मैं तो सिर्फ उसे किडनैप करना चाहती थी। अनीता और शालिनी इन दोनों औरतों की बातें सुनकर रुद्र सोच में पड़ गया। ये दो औरतें कौन है? ये दोनों मेरे ग्रह की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। हमारे ग्रह पे तो सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब ये साफ है कि मैं और किसी ग्रह पर आ गया हूं। ये कोई अलग ही दुनिया है। कहीं कहीं ये दोनों औरतें एलियंस तो नहीं? तो क्या एलियंस ने उसे किडनैप किया था? रुद्र दोबारा कान लगाकर उन दोनों औरतों की बातें ध्यान से सुनने लगा। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है शालिनी। मुझे थोड़ी पता था कि वो इतना कमजोर निकलेगा, और मैंने ज्यादा कुछ कहां किया था। अनीता हड़बड़ाकर बोली, बस बस रहने दो। अब ये सोचो मीनाक्षी को क्या कहेंगे? शालिनी ने पूछा। मीनाक्षी का नाम सुनकर अनीता डर के बोली, मीनाक्षी? नहीं नहीं, अब क्या करें हम? मीनाक्षी तो हमें मार ही डालेगी। हमें क्यों? देखो अनीता, मुझे तुम इन सब में ना घसीटो तो अच्छा होगा। गलती तुम्हारी है, तुमने उसे मारा है। शालिनी ने तर्क दिया। दोनों की बहस चलती रही। वहीं दूसरी तरफ दर्द के मारे रुद्र का सर घूम रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे दर्द की थोड़ी आदत हो गई और पूरी तरह होश में आते ही उसके सोचने समझने की शक्ति भी वापस आ गई। रुद्र ने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई। उसने देखा कि उसे जहां रखा गया था वो कमरा काफी छोटा था। चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ एक ही जगह से टॉर्च की पीली रोशनी आ रही थी। रुद्र ने थोड़ा हिलने की और अपने हाथ पांव को रस्सी से छुड़ाने की कोशिश की। तभी उसे किसी के हील के ठक ठक की आवाज सुनाई दी। इस आवाज से अनीता और शालिनी की बातों के साथ साथ रुद्र का अपने हाथ पांव खोलने का संघर्ष भी टूट गया। अनीता घबराकर शालिनी से बोली, अब हम क्या करें? मीनाक्षी, हे भगवान, वो तो आ भी गई। तभी हल्की सी रोशनी के नीचे उन्हें मीनाक्षी की धुंधली सी झलक नजर आई। मीनाक्षी ने हरे नीले रंग का एक गाउन पहना हुआ था और चेहरा एक हुडी से ढका हुआ था। रुद्र भले ही अंधेरे में उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी हील की आवाज से रुद्र समझ चुका था कि वो एक औरत है और उसका नाम मीनाक्षी ही होगा, जिसके बारे में ये दो औरतें बात कर रही थी। रुद्र को लगा क्योंकि ये दोनों औरतें उसे मरा हुआ समझ रही थी, इसलिए ये तीसरी औरत मीनाक्षी के सामने भी मरने का नाटक करने में ही समझदारी है। उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ा और अपनी आंख कसकर बंद की और वहां जो कुछ भी हो रहा था उसे ध्यान से सुनने लगा। अनीता ने कांपते हुए पूछा,
मीनाक्षी, तुम यहां? उठाओ इसे, कड़क आवाज में मीनाक्षी ने कहा। मीनाक्षी, मैं, अनीता बोलते हुए हिचकिचा रही थी। तभी शालिनी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मानो वो जैसे डरते हुए अपने बचाव में कह रही हो। सारी गलती अनीता की है, उसी की वजह से वो मर गया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये मरा नहीं है, मीनाक्षी ने बड़ी ही कड़क आवाज में शालिनी की बात का जवाब दिया। ये सुनकर अनीता और शालिनी के साथ साथ रुद्र भी चौंका। उसने तुरंत अपनी सांस रोकी। रुद्र ने सोचा कि मीनाक्षी तो यहां थी भी नहीं, और इसको आते ही कैसे पता चल गया कि रुद्र अभी मरा नहीं है। अनीता और शालिनी को भी यही बात समझ में नहीं आ रही थी। मीनाक्षी का सब्र अब टूट रहा था। वो गुस्से में लगभग दहाड़ते हुए बोली, ये मरा नहीं है, उठाओ इसे जल्दी। हाँ हाँ हाँ, अनीता ने राहत की सांस लेते हुए कहा, और फिर मीनाक्षी के पीछे चलते हुए अनीता और शालिनी रुद्र के पास आकर खड़े हो गए। रुद्र की आंख बंद ही थी, लेकिन फिर भी अपने आसपास खड़ी उन तीनों औरतों की मौजूदगी को वो महसूस कर सकता था। मीनाक्षी के एक इशारे पर अनीता ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला। रुद्र समझ चुका था कि अब मरे हुए होने का नाटक करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी थी। रुद्र को अब सब साफ दिखाई दे रहा था। कमरे में उसके अलावा 3 लोग थे। बाकी दोनों के कपड़े भी मीनाक्षी की तरह ही थे, हरा नीला गाउन और चेहरा हुडी से ढका हुआ। उनके कपड़े किसी हॉरर फिल्म के कपड़ों की तरह ही डरावने लग रहे थे। तीनों औरतें रुद्र को घेर के इस तरह खड़ी थी जैसे उसकी बलि चढ़ाने वाली हो। तुम दोनों को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, मीनाक्षी ने रुद्र के सामने देखते हुए अनीता और शालिनी से कहा। दोनों समझ गई थी कि मीनाक्षी उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह रही है, इसलिए अनीता और शालिनी ने धीरे से सर हिलाया और वहां से चली गई। मीनाक्षी की तेज नजरें रुद्र को देख रही थी, जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार को घूर रहा हो। और फिर बड़े ही खूंखार अंदाज में मीनाक्षी ने रुद्र से पूछा, खजाने को खोलने का रहस्य क्या है? रुद्र ने अपना सर उठाया और हैरानी से कहा, खजाना? कौन सा खजाना? मुझे किसी खजाने के बारे में नहीं पता। गणेश राठौड़ जी, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। मीनाक्षी जरा भी हैरान नहीं थी उसका जवाब सुनकर। उसने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। या तो फिर आप खजाने के बारे में बताकर अपनी राज्य में इज्जत से रजवाड़े बनकर वापस जा सकते हैं, या फिर किसी चूहे के पेट में सड़ सकते हैं। मर्जी आपकी है। उम्मीद है आप सही फैसला लेंगे। एक मिनट, कौन गणेश राठौड़? अरे मैं कोई गणेश राठौड़ नहीं हूं, मैं रुद्र हूं। आप गलती से गलत आदमी को पकड़ लाए हैं, रुद्र ने थोड़ा घबराते हुए कहा। राठौड़ जी, मीनाक्षी ने नम्रता से लेकिन धमकी भरे लहजे में कहा। लगता है अभी अभी आपकी जो खातिरदारी हुई है उससे आप संतुष्ट नहीं हुए। मैं अनीता को दोबारा बुलाऊं? इतनी देर तक होश में रहने के बाद अब उसे समझ आने लग गया था कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है राठौड़ जी, मैं आपको अच्छे से सोचने का मौका देती हूं, लेकिन याद रहे, आपका एक गलत कदम आपको मौत की गोद में सुला सकता है। मीनाक्षी ने उसे धमकाते हुए कहा। रुद्र बुरी तरह से नर्वस था। उसने दिमाग पर जोर डाला और वो सोचने लगा कि अब वो क्या करे, कैसे यकीन दिलाए कि वो रुद्र है, कोई राठौड़ नहीं। तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक हुई। उसने सोचा कि इस अजीब सी जगह में आने से पहले जब वो आखिरी बार होश में था तब आधी रात थी। अपनी लैब में अपने कंप्यूटर के पास बैठा हुआ वो अपने बॉस के लिए एक स्पीच लिख रहा था। पिछले आधे महीने से पृथ्वी ग्रह के ऊपर चल रहे उसके रिसर्च की वजह से वो इतना ओवरटाइम कर चुका था कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से एकदम थक चुका था, और थकान के मारे वो अपने कंप्यूटर के आगे ही सो गया था।
सोने के बाद उसने सपने में देखा कि एक 40 साल का आदमी जोर से चिल्ला रहा है, महादेव शिव की शक्ति। और फिर अचानक से रुद्र को जब होश आया तो उसने अपने आप को यहां बेसमेंट में पाया। रुद्र को याद आया सपने में वो जगह जहां वो आदमी चिल्ला रहा था, वो जगह यही तो थी। हाँ, वो जगह ये बेसमेंट ही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सपने वाली जगह पे हकीकत में कैसे आ गया? इस अजीब सी बात का एहसास होते ही रुद्र को पसीना आने लगा। सपने की जगह में वो कैसे आ सकता है, और अगर उसका किडनैप हुआ भी है तो उसके बारे में उसे कैसे कुछ याद नहीं? इन लोगों ने उसे कब और कैसे किडनैप किया, ये उसे याद कैसे नहीं है? और तो और उसके शरीर में जो दर्द हो रहा था उससे पता चल रहा था कि उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। अगर उसे इतना टॉर्चर किया गया है तो उसे वो सब कैसे याद नहीं है? तभी रुद्र की नजर उसके अपने हाथ पर पड़ी तो वो देखकर वो हैरान था कि उसके दोनों हाथ मानो 18-19 साल के किसी लड़के के। उसने अपने पैर और शरीर के बाकी के हिस्सों को देखा तो वो और हैरान हो गया। अपने शरीर में एक अजीब तरह का बदलाव दिखाई दिया उसे। उसने वो शरीर खुद से लगभग उम्र में 7-8 साल छोटा पाया। इतना ही नहीं, उसका कद काठी, उसकी उंगलियां, उसकी मांसपेशियां, सब कुछ नया और अलग सा लग रहा था। पैनिक करते हुए उसने सोचा, ये क्या? ये तो मेरा शरीर ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने सोचा, कहीं ये सपने के अंदर कोई सपना तो नहीं? लेकिन अगले ही पल उसने अपना यह ख्याल नकार दिया। नहीं नहीं, ये जो दर्द के मारे मैं मरा जा रहा हूं, ये तो असली है, ये सपना नहीं हो सकता। तभी अचानक से उसकी आंखें चमकी। रुद्र ने अनगिनत साइफाई नॉवल पढ़े थे जिसमें उसने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर होने वाले टेलीपोर्टेशन के बारे में भी पढ़ा था। उसे पता था कि टेलीपोर्टेशन यानी एक ही टाइम जोन में रहकर दूसरे ग्रह पर ट्रैवल कर जाना, यानी कि वो जिस समय में अपने ग्रह पे था उसी समय में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर किसी दूसरे डायमेंशन में और किसी दूसरे ग्रह पे वो आ गया है। और उसने जितने रिसर्च किए थे उससे एक बात उसको पता थी कि उसके ग्रह के अलावा सिर्फ एक पृथ्वी ग्रह ही ऐसा था जहां इंसान रहते थे। तो क्या वो अपना ग्रह छोड़कर पृथ्वी ग्रह पर आ गया था? रुद्र को डाउट हुआ, कहीं उस सपने वाले आदमी ने तो उसे टेलीपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि वो आदमी जिस जगह था रुद्र अब ठीक उसी जगह पर है, और जिसे वो सपना समझ रहा था वो शायद एक रियलिटी थी, टेलीपोर्टेशन की रियलिटी। जैसे ही रुद्र को इस बात का एहसास हुआ, मानो जैसे उस वक्त उसकी धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। उसे समझ आ गया कि वो टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी नाम के ग्रह पर आ गया है, इसलिए लोग उसे राठौड़ समझ रहे हैं, क्योंकि वो राठौड़ के शरीर में और राठौड़ जैसा दिख रहा है। उनको ये नहीं पता कि ये राठौड़ ना होकर एक एलियन है, एक एलियन। और ये राठौड़ किसी रजवाड़े खानदान से है जिसके खजाने की तलाश में ये सन की औरतें उसे किडनैप करके लाई हैं। इसके साथ ही वो ये भी समझ गया कि जिस खजाने के बारे में उससे पूछा जा रहा है, जिसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है, अगर उसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया तो उसकी मौत पक्की। रुद्र ने गहरी सांस ली और सोचा कि आमतौर पर लोग हमेशा अपनी खुशी से टेलीपोर्ट होते थे, क्योंकि ये एक एडवेंचर जर्नी होती है। वो शायद अब तक का सबसे बदनसीब टेलीपोर्टर होगा। रुद्र के केस में तो ये किसी एक्सीडेंट से कम था ही नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान के शरीर में टेलीपोर्ट हुआ था, वो भी किसी दूसरे ग्रह के इंसान के शरीर में, जिसकी जान को खतरा था। रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि मीनाक्षी ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आपका समय समाप्त होता है राठौड़ जी। एक आसान सा फैसला लेने में इतना क्या सोच रहे हो? जो खजाना मैं लेना चाहती हूं उससे 1000 गुना खजाना राठौड़ खानदान के पास और है। आप उसके लिए अपनी कीमती जान क्यों गंवा रहे हैं? मीनाक्षी ने उसे समझाया।
रुद्र ने अपना सर उठाया और हुडी के अंदर मीनाक्षी का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसे अंधेरे के कारण अभी भी मीनाक्षी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। फ्रस्ट्रेट होकर उसने मीनाक्षी से कहा, देखो मुझे सच में कुछ नहीं पता है उस खजाने के बारे में। अब मैं तुमको कैसे समझाऊं कि तुम सही में एक गलत इंसान से खजाने के बारे में पूछ रही हो। मुझे लग रहा है कि शायद अनीता ने तुम्हें ठीक से टॉर्चर नहीं किया। वापस बुलाऊं उसको? मीनाक्षी की आवाज ठंडी थी। जैसे ही मीनाक्षी अनीता को बुलाने के लिए पीछे मुड़ी और कॉरिडोर की ओर चलने लगी, रुद्र ने सोचा, ये पागल औरत कहीं उस खजाने के चक्कर में मुझे मार न दे। वो थोड़ी देर सोचता रहा और तभी उसे एक आइडिया आया और उसने मीनाक्षी को पुकारते हुए कहा, मुझे खजाने के बारे में पता है, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। रुद्र के पास कोई चारा ही नहीं था। भले ही ये चाल रिस्की थी, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए ये चाल इस टाइम पर खेलनी ही पड़ी। ये सच में टेलीपोर्टेशन था या नहीं था, किडनैपिंग थी या कुछ और, ये समझने के लिए अभी रुद्र के पास समय नहीं था। अभी तो बस उसे खुद को इन खतरनाक औरतों से पीछा छुड़ाना था। इसलिए उसे जो सही लगा उसने वो किया। मीनाक्षी ने अपने कदम रोके और बिना मुड़े ही वो रुद्र से ठंडी आवाज में बोली, क्यों? रुद्र ने सोचकर तर्क दिया, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें खजाने के बारे में कहा और फिर भी तुमने मुझे जाने नहीं दिया, तो मैं तुम्हें खजाने को खोलने का तरीका बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी जिंदगी की गारंटी देनी होगी। तभी मीनाक्षी की जोर जोर से हंसने की आवाज आई। तुम स्मार्ट हो। मीनाक्षी पीछे मुड़ी और हंसते हुए उसने रुद्र की ओर देखा और आगे कहा, सच कहूं तो मेरा इरादा कभी तुम्हें जिंदा छोड़ने का था ही नहीं। खजाना लेने के बाद राठौड़ खानदान से बचने के लिए मैं तुम्हें तुरंत खत्म कर दूंगी और तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके गटर के चूहों को खिलाऊंगी, ताकि पीछे कोई भी सुराग न छूटे। मीनाक्षी ने बड़ी ही सहजता से रुद्र को इतनी बड़ी बात बोल दी थी। रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि ये कोई मजाक है या उसने सच में अपने खतरनाक प्लान के बारे में उसे बता दिया था, लेकिन फिर मीनाक्षी के बात करने के तरीके से वो समझ गया कोई मजाक नहीं था। रुद्र ने मन ही मन सोचा, मैं एक आम आदमी की तरह सोच रहा हूं। अगर मैं एक रजवाड़े के शरीर में हूं तो मुझे एक रजवाड़े की तरह सोचना होगा। मुझे अपनी बातों में वीरता और साहस दिखाना होगा। रुद्र ने वापस हिम्मत करते हुए मीनाक्षी की तरफ देखते हुए कहा, एक रजवाड़े को किडनैप करके तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मेरे परिवार वालों ने मुझे बचाने के लिए जिन लोगों को भेजा होगा वो किसी भी समय यहां आते ही होंगे। अगर तुम बातों में समय को और बर्बाद करोगी तो शायद अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। ये सुनकर मीनाक्षी एकदम से चुप हो गई। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया। उसने सोचा कि मेरा दाव सही पड़ गया शायद। उसे चुप देखकर रुद्र का आत्मविश्वास और बढ़ गया और उसने धीरे से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मीनाक्षी मैडम, अगर आपको वो सच में खजाना चाहिए तो खजाना मिल जाने के बाद मुझे जिंदा छोड़ने का वादा करो और ले लो वो खजाना मुझसे। और अगर उतना भी नहीं कर सकती तो फिर जाहिर सी बात है ना कि मैं भी खजाने के बारे में क्यों बताऊं? मरने के लिए? इससे तो अच्छा है ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहूं तुम्हारा, क्योंकि मुझे बचाने वाले लोग किसी भी वक्त यहां पहुंचते ही होंगे। सोच लो, मुझे मारकर तुम्हें ज्यादा फायदा होगा या वो खजाना हासिल करके? रुद्र ने पूरे कॉन्फिडेंस से एक ही सांस में ये सब कुछ कह दिया था। कुछ सोचकर आखिर में मीनाक्षी बोली, ठीक है, दरवाजा खुलते ही मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी। तुम बस जल्दी से उस खजाने के दरवाजे को खोल दो। चलो, मैं तुम्हें उस खजाने तक ले चलती हूं। रुद्र फाइनली थोड़ा ठीक महसूस करने लगा। उसे एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आने लगी। उम्मीद कि वो जिंदा बच पाएगा।
खेल तो अभी शुरू हुआ था। रुद्र अपनी दुनिया से पृथ्वी में कैसे टेलीपोर्ट हुआ था और उसे इस तरह किडनैप क्यों किया गया था? मीनाक्षी रुद्र से किस खजाने के बारे में बात कर रही थी? क्या इस खजाने के चक्कर में रुद्र की मौत निश्चित थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर एलियन वर्सेस विच।